नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें, भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी और धीरे धीरे वो व्यापार करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने भारत का आधिपत्य अपने हाथों में ले लिया। और आपको बता दें, 20 अगस्त 1917 में शासन करते करते 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने ये भारत में घोषणा कर दी कि उसका जो उद्देश्य है वो भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है, जैसे राजा महाराजाओं की सरकार हुआ करती थी कि पहले राजा बनता था, उसके बाद उसका पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, उसके बाद वो शासन करता था, फिर उसके पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। वैसे ब्रिटिश सरकार ने खुल के ऐलान कर दिया था कि भारत में वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहती है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए, आपका क्वेश्चन आएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और किस नाम से जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919। या आपका क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 दूसरे नाम कौन सा ऐसा नाम है जिससे जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जो ब्रिटिश को भारत की हलचल की खबर देते थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वॉइसरॉय थे, जिसे आप गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? पहला, इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणी, केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया है। आपको बता दें, हमारे भारत सरकार में अभी तक जो भी नियम बने हुए हैं, जो भी हमारा संविधान बना हुआ है, 99% पूरा ब्रिटिश सरकार से लिया गया है, उसका पूरा कॉपी किया गया है। इसलिए अगर आपने संविधान की बेसिक चीज़ें अपना पढ़ा हुआ है तो इसके बारे में समझ जाएंगे कि ये अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों में बांट दिया है। एक केंद्रीय विषय कर दिया है और एक प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत कर दिया है, यानी कि प्रांत के लोग या राज्य के लोग के विषय अलग कर दिए हैं और केंद्र के जो विषय हैं वो अलग कर दिए हैं। यह वर्गीकरण अधिनियम के तहत बनाए गए न्यागमन नियमों द्वारा किया गया था। यानी कि जो वर्गीकरण की अधिनियम बनाया है, किसके तहत बनाया गया? न्यागमन नियमों द्वारा किया गया है। इन नियमों ने केंद्र से प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया गया। यानी कि इस नियम में क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम में केंद्र से जो प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया गया। उनको जो नियम थे, रूल्स थे, उनको आसान बना दिया। जो केंद्र वाले थे वो प्रांतों की जो सत्ता है उसको आसानी से भी कवर कर सकते हैं। इस तरह अधिनियम ने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया है। यानी कि प्रांतों पर क्या कर दिया? केंद्रीय का जो नियंत्रण था वो शिथिल हो गया। यानी कि केंद्र अपना नियम और बजट बनाएगा और प्रांत अपने नियम बजट बनाएंगे, दोनों को वर्गीकृत कर दिया। और इस अधिनियम में प्रांतों का नियंत्रण और केंद्रों का नियंत्रण दोनों अलग अलग कर दिए गए। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को अपनी सूचियों के केंद्रीय और प्रांतियों को विषयों पर विधान मतलब कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। यानी कि प्रांत अपने कानून बना सकते हैं और केंद्र अपने कानून बना सकते हैं, उन दोनों को अलग अलग अधिकार दे दिए गए। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहेगा। इस कानून के तहत केंद्र के कानून अपने हैं, राज्य के कानून यानी प्रांतों के कानून अपने हैं, लेकिन जो सरकार का ढांचा है पूरा, जैसे आज की डेट में जो चला आ रहा है कि सरकार तो गवर्नमेंट किसकी है? सेंट्रल में बीजेपी की है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की है। अब राज्य में किसी की गवर्नमेंट हो वो अपने कानून बना सकती है, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो केवल केंद्र के पास होती हैं। इसी प्रकार इसमें कहना चाह रहा है, लेकिन सरकार का जो ढांचा है वो केंद्रीय ही होगा और एकात्मक ही बना रहेगा। प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन एक सीमित दायरे में। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो केंद्र उस चीज़ को संभाल लेगा। दूसरा, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया।
हस्तांतरित और आरक्षित, यानी कि प्रांतियों के जो विषय हैं, यानी कि राज्यों के जो विषय हैं, उनको भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला हस्तांतरित बांट दिया और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों में सार्वजनिक, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्थानीय स्वशासन है, कृषि है, आदि शामिल किए गए। और जो आरक्षित हैं, आरक्षित विषयों में पुलिस है, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि, राजस्व, वित्त आदि शामिल थे। यानी कौन कौन से आरक्षित में? क्या पुलिस है, न्याय प्रशासन है, जेल है, भूमि है, राजस्व है, वित्त है आदि शामिल थे। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि ये व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही थी। ठीक है। तीसरा, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। आपको बता दें, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। एक बार इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ। इसके अनुसार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के जो 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यकता था। दूसरा, इसके सांप्रदायिक और आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इस कानून ने संपत्ति कर या अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। छठे पॉइंट को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। किस कानून ने भारत सरकार अधिनियम 1919 कानून में ने संपत्ति कर यानी टैक्स या अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आपको बता दें, जो आप यूपीएससी सुनते आ रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि ये आपका लोक सेवा आयोग का गठन वही था और सिविल सेवाएं वही हैं जो आईएएस आईपीएस की सेवाएं थी। 1926 में ये गठन किया गया था और आज तक ये चलता आ रहा है। के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। आपको बता दें, केंद्रीय बजट अलग होता है और राज्य अपना बजट अलग निकालते हैं। इसी जो बजट का सूत्र लिया गया है वो इस भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके बाद अगली अगर हम बात करें, इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चैम्बर का उद्घाटन 1921 में हुआ था। इसमें 120 सदस्य यानी 108 राज्यों के राजकुमार और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि शामिल थे। इसका नेतृत्व वायसरॉय गवर्नर जनरल करता था। इसने आम हित के मामलों पर परामर्श और चर्चा को आसान बना दिया था। नमस्कार दोस्तों।